गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। हमारी जो पिछली क्लास चल रही थी उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सेल बायोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान, और उसमें मैंने आपको बताया था कि कोशिका के मुख्य रूप से कौन कौन से भाग होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया कोशिका के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक तो होता है बाह्य आवरण, उसके बाद कोशिका द्रव्य और तीसरा केंद्रक। अब बाह्य आवरण में हमने 2 पढ़े थे, एक तो पढ़ी थी कोशिका भित्ति और एक पढ़ी थी कोशिका झिल्ली। इनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। फिर मैंने आपको बताया था कि केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कोशिका के अन्य अंग, यानी अन्य कौन कौन से कोशिका के भाग होते हैं जो कोशिका द्रव्य में या केंद्रक द्रव्य में उपस्थित रहते हैं। तो सबसे पहले भाग पढ़ा रही हूं मैं आपको राइबोसोम। देखिए आपके सामने संरचना दिखाई दे रही है राइबोसोम की, जिसमें 2 इकाइयों से गेंद के समान बनी संरचना होती है। ये होती है बड़ी इकाई और ये होती है छोटी इकाई। 2 उप इकाइयों से क्या बना होता है, राइबोसोम बना होता है। ठीक है, तो देखिए ये छोटी इकाई और ये बड़ी इकाई, इन दोनों इकाइयों से राइबोसोम का निर्माण होता है। जो राइबोसोम है इसका मुख्य रूप से कोशिका में कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। इसी कारण राइबोसोम को क्या कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन संश्लेषण इकाई, प्रोटीन सिंथेसिस यूनिट, प्रोटीन संश्लेषण इकाई। तो ध्यान रखना राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण इकाई क्यों कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो राइबोसोम है इसको कोशिका का इंजन भी बोलेंगे। इंजन का मतलब है चलाने वाला, और कोशिका या अपने शरीर के अंदर चलाने के लिए प्रोटीन की अत्यधिक आवश्यकता होती है, और राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाएगा। इसी कारण राइबोसोम को क्या कहा जाता है, कोशिका का इंजन, या इसे कहा जाता है कोशिका की प्रोटीन संश्लेषण इकाई। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, कोशिका में राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, इसी कारण इसको प्रोटीन संश्लेषण इकाई कहते हैं, इसे कोशिका का इंजन कहते हैं। और जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाकर कोशिका को देता है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो राइबोसोम है वो कोशिका में कहाँ पर पाया जाता है। तो देखिए जो राइबोसोम है वो कोशिका में मुख्य रूप से 2 भागों में पाया जाता है। एक तो कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, और एक कोशिकांगों के अंदर। यानी आगे हम कोशिका के अन्य अंग वो भी पढ़ेंगे जो क्या होता है राइबोसोम के अलावा भी होते हैं। तो राइबोसोम उन कोशिकांगों के अंदर भी उपस्थित रहेगा और कोशिका द्रव्य में भी उपस्थित रहेगा। देखिए कैसे मैं बताती हूँ आपको। ये आपके सामने कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है, ये केंद्रक, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य है और केंद्रक के बाहर है कोशिका द्रव्य। अब एक तो राइबोसोम रहेंगे कोशिका द्रव्य में। देखिए ये इस प्रकार की संरचनाएं होती है जो कोशिका में बिखरे पड़े रहते हैं कोशिका द्रव्य में, उनको क्या बोलेंगे, राइबोसोम। उसके अलावा राइबोसोम पाए जाएंगे, एक संरचना होती है आगे मैं बताऊंगी अंतःप्रद्रवी जालिका। कोशिका के अंदर इस प्रकार एक जाल जैसी संरचना होती है, उस संरचना पर भी क्या पाए जाएंगे, राइबोसोम। तो राइबोसोम कोशिकांग के अंदर भी है, कोशिका द्रव्य में भी है। उसके अलावा आगे आप नाम सुनोगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर भी खुद का क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ये आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया है और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या उपस्थित रहेगा, राइबोसोम। यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऐसा कोशिकांग है जो अपनी प्रोटीन स्वयं बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्वयं का डीएनए भी होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना राइबोसोम ऐसे कोशिकांग है जो कोशिकांगों के अंदर भी पाए जाते हैं और कोशिका द्रव्य में भी पाए जाते हैं। मुक्त रूप में पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य में और कोशिकांगों के अंदर भी पाए जाएंगे। कौन कौन से कोशिकांग के अंदर, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देखिए जो राइबोसोम है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। मुख्यतः अगर इनका विभाजन किया जाए तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी उनमें कौन सा होगा, 70S, और यूकैरियोटिक में होगा 80S। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था
कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका है उन दोनों में एक कोशिकांग कॉमन कौन सा है जो प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है, तो वो कौन सा है? राइबोसोम। यानी प्रोकैरियोटिक में पाया जाने वाला राइबोसोम कैसा होता है? 70S और यूकैरियोटिक में 70 और 80S। अब देखिए प्रोकैरियोटिक के अंदर तो सिर्फ 70S ही पाया जाएगा, लेकिन यूकैरियोटिक में 70S और 80S दोनों पाए जाएंगे। कैसे? जो कोशिका द्रव्य के अंदर राइबोसोम है ना वो तो होगा 80S, यूकैरियोटिक में बता रही हूं मैं आपको। अगर कोशिका द्रव्य में राइबोसोम उपस्थित है तो वो है 80S, लेकिन अगर इन कोशिकांगों के अंदर उपस्थित है तो वो है 70S। तो ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 70S और 80S दोनों प्रकार का राइबोसोम उपस्थित रहता है। तो ये आपके राइबोसोम वाली संरचना थी, 2 इकाइयों से बनी रहती है, एक बड़ी इकाई एक छोटी पाली, दोनों उप इकाइयों से मिलकर बनी होती है। राइबोसोम के द्वारा कोशिका में प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, इसी कारण इसको प्रोटीन संश्लेषण इकाई कहते हैं या इसे कोशिका का इंजन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, जो राइबोसोम है वो 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। अगर आप प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हो तो उसमें सिर्फ 70S प्रकार का राइबोसोम होगा, लेकिन अगर यूकैरियोटिक कोशिका में देखोगे तो उसमें 70S और 80S दोनों प्रकार के होंगे। जो कोशिका द्रव्य है उसमें रहेगा 80S और जो कोशिकांग है उनके अंदर रहेगा 70S। तो ये था आपके राइबोसोम। दूसरा कोशिकांग हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है, यानी बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग है, क्योंकि हमारी कोशिका में जितने भी क्रियाएं होती है लगभग 60 to 70% जो क्रियाएं होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब इसके क्या क्या नाम है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो ध्यान रखना जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी खोज की गई थी अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक द्वारा। अल्टमैन। और जो अल्टमैन था ना, इसने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा? इसने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया बायोब्लास्ट। बायोब्लास्ट, ठीक है। फिर जो माइटोकॉन्ड्रिया इसको देखा किसने था सबसे पहले? माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले एक वैज्ञानिक था कोलिकर, उन्होंने देखा था। और किस में देखा था? कीटों की रेखित पेशियों के अंदर देखा गया था। तो ध्यान रखना जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी खोज की गई थी अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक द्वारा, और उसने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया? उसने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था बायोब्लास्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था कोलिकर ने, किस में देखा था? कीटों की रेखित पेशियों के अंदर देखा गया था। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है ये नाम किसके द्वारा दिया गया? माइटोकॉन्ड्रिया नाम एक वैज्ञानिक था बेंडा, उन्होंने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? अल्टमैन के द्वारा की गई थी 1886 में। इस अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया? बायोब्लास्ट। यानी इसने माइटोकॉन्ड्रिया को खोज लिया और फिर उन्होंने बोला कि हाँ ये जो ऑर्गेनेल्स है इसका नाम है बायोब्लास्ट। लेकिन फिर जो वैज्ञानिक थे बेंडा, इन्होंने इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। और सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसके द्वारा देखा गया था? कोलिकर ने देखा था, एक वैज्ञानिक था कोलिकर, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और किस में देखा? कीटों की रेखित पेशियों के अंदर देखा गया। तो ये कुछ खोज से संबंधित माइटोकॉन्ड्रिया के पॉइंट थे। फिर मैं बताती हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया का उपनाम क्या है। यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सबसे फेमस नेम है इसका कोशिका का शक्तिग्रह। माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे कोशिका का शक्तिग्रह। कोशिका का शक्तिग्रह, या इसे कहा जाता है कोशिका का बिजली घर। कोशिका का बिजली घर। माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे कोशिका का शक्तिग्रह या कोशिका का बिजली घर। अब देखिए जो कोशिका का शक्तिग्रह कहा गया, ये क्यों कहा गया? इसके साथ एक नाम और ध्यान रख लेना, इसे कहते हैं कोशिका का श्वसन केंद्र। ये तीनों पॉइंट है वो एक से आपको समझ में आ जाएंगे। कोशिका का श्वसन केंद्र। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए 3 नाम क्यों दिए गए हैं? इसे कोशिका का शक्तिग्रह या बिजली घर क्यों कहते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन केंद्र क्यों कहते हैं? तो इन तीनों पॉइंटों का मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि ये कोशिका है,
कोशिका के कोशिक अंदर क्या है, केंद्रक, और कोशिका द्रव्य में क्या उपस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, हम जो भोजन करते हैं वो भोजन हम क्यों करते हैं, ऊर्जा लेने के लिए करेंगे, और उस भोजन में से ऊर्जा निकालने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये भोजन में से ऊर्जा निकालकर अपने अंदर संचित कर लेता है, और जो जिस रूप में संचित करता है उसको बोलते हैं एटीपी। यानी माइटोकॉन्ड्रिया ने भोजन में से ऊर्जा निकाली और अपने अंदर संचित कर ली एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब माइटोकॉन्ड्रिया ने इस ऊर्जा को निकालकर अपने अंदर संचित कर लिया, जो भी अपने भोजन से एनर्जी निकली है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर है, संचित है। तो जब जैसे जैसे शरीर को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये थोड़ी थोड़ी निकाल के देता जाएगा। अगर एक्स्ट्रा ऊर्जा है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही संचित रहेगी। इसी के कारण इसको कहा जाता है कोशिका का शक्ति गृह या बिजली घर। बिजली यानी पावर है इसके पास, शक्ति एनर्जी है इसके पास, इसी के कारण ये दोनों नाम दिए गए, कोशिका का शक्ति गृह या कोशिका का बिजली घर। फिर तीसरा नाम आता है श्वसन केंद्र। अब देखिए श्वसन केंद्र क्यों कहा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया भोजन में से ऊर्जा कैसे निकालेगा, तो हम जब भोजन का पाचन करेंगे, मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट खाया है तो उसका सबसे सरल रूप होता है ग्लूकोज। अब जब ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया अपने अंदर ले लेगा, देखो हमने भोजन कर लिया, मान लो आपने चावल खा लिया, चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट था, तो आहार नाल के अंदर उस चावल का पाचन किया गया और उसको छोटे रूप में सरल अणु में तोड़ा गया। उस सरल अणु का नाम क्या था, ग्लूकोज। फिर उस ग्लूकोज को रक्त के अंदर अवशोषित कर लिया गया और रक्त में क्या उपस्थित है, कोशिकाएं। उन कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज चला गया और फिर ग्लूकोज किसके अंदर आया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब भोजन ग्लूकोज आ गया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को इस ग्लूकोज में से ऊर्जा निकालने के लिए ऑक्सीजन गैस चाहिए। तो हम जो श्वास लेते हैं ना, कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेंगे, तो ऑक्सीजन गैस भी अंदर चली जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इस ग्लूकोज और ऑक्सीजन को मिला देगा। आपको ध्यान रखना है कि जब ऑक्सीजन गैस किसी पदार्थ के साथ मिलती है तो उस पदार्थ का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया इस ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करेगा और उस ग्लूकोज में जितनी भी एनर्जी है उसको निकाल लेगा, और इसमें उप उत्पाद के रूप में क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन अंदर आई, कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल कर बाहर चली जाएगी। आपने पता होगा, मैंने आपको पहले टॉपिक में पढ़ाया था श्वसन केंद्र में, कि जब ऑक्सीजन गैस ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है, उस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। वैसे अगर हमारा अंग देखा जाए कि किस अंग में श्वसन होता है तो फेफड़ा, लेकिन कोशिका के किस भाग में ये प्रोसेस हो रहा है जहाँ ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। इसी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का श्वसन केंद्र। तो माइटोकॉन्ड्रिया के आप ये पॉइंट ध्यान रखना। सबसे पहले खोज से संबंधित, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा की गई थी, और माइटोकॉन्ड्रिया को अल्टमैन ने नाम क्या दिया था, बायोब्लास्ट। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो किसके द्वारा दिया गया था, बेंडा नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखा था कोलीगर ने कीटों की रेखित पेशियों में। उसके बाद आता है पॉइंट कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या कोशिका का बिजली घर कहते हैं, या इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भोजन में से ऊर्जा निकालकर अपने अंदर संचित कर लेगा और उस ऊर्जा का फिर शरीर में उपयोग किया जाएगा। इसी के कारण इसको शक्ति गृह या बिजली घर कहते हैं। और इसको श्वसन केंद्र या कोशिका का श्वसन वाला भाग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भोजन का ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन गैस लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर उत्सर्जित करेगा। तो एक पॉइंट और ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा कैसा श्वसन करता है, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन का मतलब है कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसको क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन, और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको बोला जाता है अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका खुद का क्या होता है, डीएनए होता है अलग से, और क्या होता है, राइबोसोम। और आपको पता होगा कि राइबोसोम के द्वारा क्या बनाई जाती है, प्रोटीन बनाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपनी प्रोटीन स्वयं बनाता है, वो कोशिका के अन्य भाग से नहीं लेता है, क्योंकि उसका खुद का क्या पाया जाता है, राइबोसोम। कौन से प्रकार का, 70S। और राइबोसोम ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका खुद का अलग से क्या पाया जाता है, डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। तो ये आपके पॉइंट थे माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित।
आपके सामने बताती हूँ मैं माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। देखिए आपको बिल्कुल एक चपटी बेलनाकार संरचना दिखाई दे रही है। संरचना किसकी है? माइटोकॉन्ड्रिया की। इस संरचना में आपको देखा होगा आपने कि 2 झिल्लियां पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये यहाँ तक आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाली है इनर मेम्ब्रेन, यानी यहाँ तक ये पार्ट है, ये है बाहरी झिल्ली, और ये बीच में ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है, ये आंतरिक झिल्ली। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितनी झिल्लियां पाई जाती है? 2 झिल्लियां, यानी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है ये। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो बीच का भाग होगा उसको बोलेंगे मैट्रिक्स, और जो ये अंतर्वलन है इनको बोलते हैं क्रिस्टी। यहीं पर क्या बनती है? एटीपी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ध्यान रखना माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से बनी संरचना होती है। ये एक चपटी बेलनाकार संरचना होती है। दिखाई दे रहा है आपको माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट कोशिकांग हम पढ़ते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्या होती है अंतःप्रद्रव्य जालिका? देखिए ये कोशिका का क्या है? केंद्रक है। केंद्रक के अंदर ये पाई जाती है केंद्रिका। ये पदार्थ क्या है? गुणसूत्र। गुणसूत्रों का प्रारंभिक रूप जिसे क्रोमेटिन मटेरियल बोलेंगे। ये है न्यूक्लियर एनविलप, यानी जो केंद्रक की झिल्ली है। अब देखिए आपको केंद्रक के बाहर कुछ ऐसी जाल जैसी संरचना दिखाई दे रही है। ये कोशिका है, ये केंद्रक है, और इसके बाहर इस प्रकार की कुछ आपको जाल जैसी संरचना दिखाई दे रही है। उन्हीं को क्या बोलेंगे? अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये जो संरचना है ना, ये 2 प्रकार की होती है। इसके कुछ भाग पर क्या उपस्थित रहेंगे? मैंने अभी आपको बताया था राइबोसोम। पूरे भाग पर उपस्थित नहीं रहेंगे, 2/3 भाग पर। इसका मतलब है अगर इसकी लंबाई 300 सेंटीमीटर है तो 200 सेंटीमीटर पर राइबोसोम उपस्थित रहेंगे और 100 सेंटीमीटर पर उपस्थित नहीं रहेंगे। तो देखिए जिस संरचना पर राइबोसोम उपस्थित है वो थोड़ी खुरदरी हो गई है, तो उसका नाम दे दिया खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और जिस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं है उसको क्या कहेंगे? चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसको बोलते हैं RER, और इसको बोलते हैं SER, यानी चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब क्या क्वेश्चन बनता है? देखो जो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका है ना, ये केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक फैली रहती है। यानी ये है केंद्रक झिल्ली, अंदर है केंद्रक। तो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक फैली रहती है और कोशिका को सपोर्ट प्रदान करती है, आधार प्रदान करती है। इसी के कारण इसको बोला जाता है कोशिका का अंतःकंकाल, एंडोस्केलेटन। तो कोशिका का अंतःकंकाल किसको कहा जाता है? अंतःप्रद्रव्य जालिका को। उसके अलावा ये क्या करेगी कि जो भी अपशिष्ट पदार्थ है कोशिका के केंद्रक के, उनको पैक करने का काम करते हैं, उनको एकत्रित करने का काम करती है और कोशिका से बाहर उत्सर्जित करने का काम करती है। इसी के कारण इसको कोशिका की उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है। और ये कई अन्य कोशिकांगों का निर्माण करती है, इसलिए इसको कहा जाता है कोशिकांगों की माँ, कोशिकांगों की माता, कोशिकांगों की माता। ठीक है। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका आपको दिखाई दे रही है। ये जो रेड कलर में आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं ये क्या है? राइबोसोम है, और इसी के कारण ये संरचना होगी है खुरदरी। तो इसको बोलेंगे खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। लेकिन इसका पीछे की साइड कुछ भाग है जिस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं होंगे, तो उसको बोलेंगे चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब देखिए खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर क्या उपस्थित है? राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। तो खुरदरी वाली किसका निर्माण करेगी? खुरदरी वाली निर्माण करेगी प्रोटीन का, और चिकनी वाली निर्माण करेगी वसा का। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका में आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है? इसे कोशिका का अंतःकंकाल कहा जाता है। ये उत्सर्जन इकाई कहलाती है, यानी कोशिका में से कचरा हटा के उसको साफ करने का काम करती है। ये अन्य कोशिकांगों को उत्पन्न करती है, इसलिए इसको कोशिकांगों की माता कहा जाता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, खुरदरी और चिकनी। जो खुरदरी होगी उस पर राइबोसोम उपस्थित रहेंगे और जो चिकनी होगी उस पर राइबोसोम उपस्थित नहीं रहेंगे। जो खुरदरी वाली है वो प्रोटीन का निर्माण करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उसके ऊपर क्या उपस्थित है? राइबोसोम। और जो चिकनी वाली है वो किसका निर्माण करेगी? वसा। मैंने आपको कोशिका झिल्ली बताई थी, उसमें आपने देखा था कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो वसा और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है।
तो कोशिका झिल्ली को बनाने के लिए जो वसा और प्रोटीन आती है वो कहाँ से आती है? अंतःप्रद्रवी जालिका से। खुरदरी वाली देगी प्रोटीन और चिकनी वाली देगी वसा, जिसके कारण कोशिका झिल्ली का निर्माण हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट जो अंग देखते हैं गोल्जिकाय। अब देखो गोल्जिकाय क्या होता है? ये कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक, झिल्ली और केंद्रक, यहाँ पर क्या होगी? अंतःप्रद्रवी जालिका। यहाँ पर कुछ प्लेट के जैसी संरचना पाई जाती है, उनको क्या कहेंगे? उनको बोलेंगे गोल्जिकाय। ये जो गोल्जिकाय है ये क्या काम करेगा कि जो अंतःप्रद्रवी जालिका है उसने जो उत्सर्जित पदार्थ के कुछ पैकेट यहाँ पर भेजे गोल्जिकाय के पास। गोल्जिकाय क्या करेगा? उन पैकेट्स को चेक करेगा कि अगर इसमें कोई वेस्ट मटेरियल है या इसमें कोई काम की चीज भी है। अगर काम की चीज है तो ये उसको वापस निकाल लेगा, और अगर सिर्फ वेस्ट मटेरियल है तो ये क्या करेगा? इसको वापस पैक करके और इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम भर देगा जिसके कारण यहाँ पर जो थैली बनेगी ना वो अपने आप नष्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर जो ये थैली बनी है ना इसका नाम हो गया लाइसोसोम। लाइसोसोम। ये थैली क्या है? कचरे से भरी हुई है और इसके अंदर कुछ अपघटनकारी एंजाइम भरे हुए हैं जिसके कारण ये थैली अपने आप नष्ट हो जाएगी। इसी के कारण इस थैली को बोला जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली, और इस थैली का नाम क्या है? लाइसोसोम। क्वेश्चन आता है कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस थैली में कुछ अपघटनकारी एंजाइम भरे होते हैं जिसके कारण ये थैली अपने आप क्या है? नष्ट हो जाएगी। और इस लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जिकाय। यानी कचरे की थैली बनाकर किसने फेंक दिया? अंतःप्रद्रवी जालिका ने। फिर गोल्जिकाय ने उस थैली को चेक किया और अगर इसमें सिर्फ वेस्ट मटेरियल है तो उसके अंदर क्या डाल दिए? कुछ अपघटनकारी एंजाइम, जिसके कारण ये थैली अपने आप विस्फोट होकर नष्ट हो जाएगी। क्योंकि इस थैली में सिर्फ कचरा है और अगर कचरा कोशिका के अंदर पड़ा रहेगा तो जहर फैला देता है। इसलिए इस थैली को नष्ट करना जरूरी है। और नष्ट करने के लिए कौन से एंजाइम चाहिए? अपघटनकारी एंजाइम चाहिए, जो कौन डालता है? गोल्जिकाय। जिसके कारण ये थैली नष्ट हो जाएगी और इसको क्या बोल दिया? कोशिका की आत्मघाती थैली। किसको बोलेंगे? लाइसोसोम को। तो हमने देखो यहाँ पर ये सिस भाग है, ये है ट्रांस भाग। यहाँ पर जो ये संक्रमण पुट्टिका आ रही है ये किसने भेजी? ये भेजी अंतःप्रद्रवी जालिका ने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। अब क्या हुआ? ये अंतःप्रद्रवी जालिका से भेगी हुई थैली को ये गोल्जिकाय चेक करेगी। ये जो मैंने बताई ना आपको प्लेट जैसी संरचना, यही है गोल्जिकाय। इसको चेक करने का काम किया और वापस जो यहाँ से ये स्रावी पुट्टिका निकली, नई पुट्टिका निकली, इनको क्या बोलेंगे? लाइसोसोम। इन पुट्टिकाओं में क्या फर्क है? इनके अंदर कंफर्म नहीं है अभी कि सिर्फ कचरा है या कचरे के अलावा कुछ पदार्थ भी है, लेकिन इनके अंदर कंफर्म है कि सिर्फ कचरा है। बल्कि इसके अलावा इन पुट्टिकाओं के अंदर कुछ अपघटनकारी एंजाइम भी भरे होते हैं जिससे ये थैलियाँ नष्ट हो जाएगी, जबकि इनके अंदर अपघटनकारी एंजाइम नहीं भरे हुए हैं। तो ध्यान रखना, गोल्जिकाय इस थैली को चेक करने का काम करेगी। इसी के कारण गोल्जिकाय को कहा जाता है कोशिका की ट्रैफिक पुलिस। कोशिका की ट्रैफिक पुलिस। और लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका की जो आत्मघाती थैली है। और लाइसोसोम का निर्माण कौन करेगा? गोल्जिकाय। ठीक है, तो ये आपके थी गोल्जिकाय और लाइसोसोम, या इसको बोलते हैं प्लास्टिड। ये संरचनाएं पादप कोशिका में उपस्थित रहती है। पादप कोशिकाओं के अंदर कुछ बड़ी संरचनाएं होती है चपटी, उनको क्या बोलेंगे? लवक या प्लास्टिड। तो अब हम पढ़ रहे हैं लवक या प्लास्टिड। ये संरचनाएं पादप कोशिका में पाई जाएगी, पादप कोशिका में उपस्थित रहती है। अब जो ये लवक है ना, ये पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए जो लवक है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हरित लवक, एक होता है वर्णी लवक, और एक होते हैं अवर्णी लवक। जो हरित लवक होंगे वो होंगे हरे रंग के। नाम सुना होगा आपने, पौधों में हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। यानी पौधे में ये उपस्थित रहेंगे, पौधों की कोशिकाओं में, और जिस भाग में ये उपस्थित रहेंगे उसको कैसा रंग दे देंगे? हरा रंग दे देंगे। तो पौधों की पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है?
हरित लवक के कारण होता है। और दूसरा, ये क्या काम करेंगे, ये पौधों में भोजन निर्माण का कार्य करेंगे। आपने सुना होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो उन्हीं पत्तियों में होगी जिनमें क्या उपस्थित होगा, हरित लवक। अब ये क्या करते हैं, कोशिका में भोजन निर्माण का काम करते हैं, इसी के कारण इनको बोला जाता है कोशिका का रसोईघर। तो हरित लवक है वो हरे रंग के, कार्य है पौधों में भोजन निर्माण का कार्य करना, पौधों में भोजन निर्माण, तथा क्या करेंगे, पत्तियों को हरा रंग देंगे, पत्तियों का रंग हरा कर देंगे। इसी के कारण हरित लवक को क्या कहा जाता है, कोशिका का रसोईघर, कोशिका का रसोईघर। तो आया आपको समझ में पॉइंट हरित लवक के बारे में। ऐसे लवक जो हरे रंग के होते हैं हरित लवक कहलाते हैं, या इनको पर्ण हरित बोला जाता है। अब ये पौधे के जिस भी भाग में रहेंगे उनको रंग हरा दे देंगे, और ये मुख्यतः पौधों की पत्तियों में पाए जाते हैं। इसी के कारण जो पौधों की पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती है। अब ये जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसको संपन्न करते हैं, और आपको पता होता है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा क्या बनाता है, भोजन बनाता है। यानी इन संरचनाओं के अंदर कोशिका में भोजन बनता है, इसी के कारण इनको क्या कहेंगे, कोशिका का रसोईघर। दूसरे प्रकार के वर्णी लवक, यानी ये विभिन्न रंगों के होंगे, रंगीन होंगे, कलरफुल होंगे। और आपको पता है कि जो पौधों में फल फूल होते हैं वो रंगीन होते हैं, कोई लाल होता है, कोई पीला, सफेद, हरा, बैंगनी। तो वो सब अलग अलग कलर किस लवक के कारण होंगे, वर्णी लवक के कारण होंगे। यानी ये क्या करेंगे, फल फूलों को रंग प्रदान करेंगे, फल फूलों को रंग प्रदान करना। और रहे तीसरे प्रकार के अवर्णी लवक, यानी इनका कोई कलर नहीं होता है, रंगहीन होते हैं ये। और रंगहीन है तो आपको पता है कि कलर तो किसी को दे नहीं सकते, तो फिर ये क्या काम करेंगे, ये पौधों की जड़ों में उपस्थित रहेंगे और भोजन संग्रह का काम करेंगे। कार्य है भोजन संग्रह, भोजन संग्रह का कार्य करेंगे। तो आपको समझ में आया, लवक वाली संरचना होती है जो पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, हमारी कोशिका में नहीं पाई जाती। अगर ये हमारे अंदर होते तो क्या फायदा होता, अगर हमारे अंदर होते तो हरित लवक होता तो हम प्रकाश के आगे बैठते और हमारे शरीर में अपने आप ही भोजन बन जाता, हमें बाहर से भोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अगर हमारे अंदर वर्णी लवक होते तो हम रंगीन होते, रंग बिरंगे होते, कोई लाल होता, कोई पीला होता, कोई सफेद होता, कोई बैंगनी होता, ठीक है। लेकिन हमारी कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते। लवक किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पादपों की कोशिका में। पिछली क्लास में मैंने आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर बताया था, और उसमें एक संरचना थी लवक जिसमें लिखा था पादप कोशिका में उपस्थित और जंतु कोशिका में अनुपस्थित। तो ये है लवक वाली संरचना। फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट संरचना देखते हैं कोशिका की, वो संरचना है गुणसूत्र। देखिए, मैंने जब कोशिका स्टार्टिंग में आपको बताई थी, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्र के ऊपर केंद्रक झिल्ली, अंदर है केंद्रक द्रव्य और बाहर है कोशिका द्रव्य। मैंने आपको बताया था कि दो संरचनाएं ऐसी होती है जो केंद्र के अंदर पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो केंद्रिका और एक गुणसूत्र। ये दो संरचनाएं होती है जो केंद्रक में पाई जाती है, और बाकी सभी संरचनाएं कोशिका द्रव्य में होगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम। ये सब संरचनाएं कहां पर होगी, कोशिका द्रव्य में होगी। लेकिन दो संरचनाएं, दो अंग कहां पर पाए जाते हैं, केंद्रक में। एक तो केंद्रिका और एक होता है गुणसूत्र। अब हम देखते हैं गुणसूत्र के बारे में कुछ पॉइंट की, क्या होता है गुणसूत्र, या इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो देखिए, जो गुणसूत्र है वो नाम दिया था एक वैज्ञानिक था वाल्डेयर। गुणसूत्र नाम वाल्डेयर के द्वारा दिया गया था, और गुणसूत्र की खोज की गई थी स्टार्सबर्गर के द्वारा। एक गुणसूत्रों से संबंधित सिद्धांत दिया गया था, उसको बोला जाता है गुणसूत्रीय सिद्धांत। और कई बार इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि गुणसूत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो दो वैज्ञानिक थे, सट्टन व बोवेरी, उनके द्वारा क्या दिया गया था, गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो 3 पॉइंट ध्यान रखना, गुणसूत्र नाम वाल्डेयर के द्वारा दिया गया,
गुणसूत्र की खोज स्टार्सबर्गर के द्वारा की गई और गुणसूत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सट्टन व बोवेरी के अंदर। जो गुणसूत्र वाली संरचना है वो कहां पर उपस्थित होती है? कोशिका के केंद्रक में। अब देखिए जो गुणसूत्र है वो कहां केंद्रक में पाया जाता है। उसके अलावा जो ये गुणसूत्र है ना वो किससे बने होते हैं? ये इस प्रकार के गुणसूत्र रहते हैं केंद्रक में, तो ये 3 चीजों से मिलकर बने होते हैं, डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब आपको पूछ लिया जाए कि बताइए कोशिका में डीएनए कहां पाया जाता है, मुख्य रूप से आरएनए कहां पाया जाता है? तो डीएनए एक तो होगा केंद्र के अंदर गुणसूत्र के रूप में और दूसरा होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आपको पता होगा, मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का क्या होता है? डीएनए होता है। तो डीएनए कोशिका में 2 स्थानों पर होगा, केंद्रक में रहेगा गुणसूत्र के अंदर और कोशिका में द्रव्य में रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, या फुल फॉर्म लिख सकते हो स्क्रीनशॉट लेके। और आरएनए का पूरा नाम क्या है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। आरएनए है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना। और हिस्टोन प्रोटीन, ये जो गुणसूत्र है ये माता पिता के लक्षण संतानों में ले जाने का काम करते हैं, इसलिए गुणसूत्र को कहा जाता है आनुवांशिक वाहक, जेनेटिक फैक्टर कहा जाता है इनको। गुणसूत्र को कहा जाता है आनुवांशिक वाहक। आनुवांशिक वाहक यानी आनुवांशिक लक्षणों को माता पिता से संतानों तक पहुंचाते हैं, इसी के कारण इनको कहा जाता है आनुवांशिक वाहक। जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो मनुष्य में होती है 23 जोड़ी। अब देखिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक। जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो मनुष्य में कितनी होती है? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी का मतलब क्या है? संख्या में कितने होंगे? 46, 46। अब देखो पुरुष और महिला के अंदर क्या क्या गुणसूत्रीय प्रारूप रहता है? ये जो 23 जोड़ी गुणसूत्र है इनमें 22 जोड़ी गुणसूत्र तो महिला और पुरुष में समान होंगे, यानी उनको बोलेंगे कायिक गुणसूत्र। 22 जोड़ी, ये पुरुष में भी समान महिला में भी समान, इनको बोलेंगे कायिक गुणसूत्र। और एक जोड़ी जो गुणसूत्र होगा वो पुरुष और महिला में अलग अलग होगा, उनको बोलेंगे लिंग गुणसूत्र। पुरुष में होगा 22 प्लस XY, पुरुष में होगा 22 प्लस XY और महिला में होगा 22 प्लस XX। यदि बच्चा जो भ्रूण है उसका अगर ऐसा टेस्ट किया जाए और अगर उसमें गुणसूत्र प्रारूप 22 प्लस XY दिख जाए तो आइडिया लग जाता है कि जो बच्चा होने वाला है वो लड़का है, और अगर XX दिखा जाए तो वो होने वाला बच्चा क्या है? लड़की। ठीक है, तो ध्यान रखना महिला का गुणसूत्र प्रारूप 22 प्लस XX और पुरुष का होगा 22 प्लस XY। ठीक है, तो ये आपके गुणसूत्र से संबंधित कुछ पॉइंट थे। उसके बाद हम देखते हैं केंद्रिका। ये संरचना भी कहां पर पाई जाती है? केंद्रक में पाई जाती है। इसका जो कार्य है वो इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है? राइबोसोमल rRNA का निर्माण करती है, rRNA। और जब ये rRNA केंद्रक से बाहर जाएगा तो ये क्या बनाएगा? राइबोसोम। और आपको पता है राइबोसोम से क्या बनती है? प्रोटीन। ठीक है, तो जिन कोशिकाओं को प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होगी उनमें केंद्रिका संख्या में भी ज्यादा होगी और आकार में भी बड़ी होगी। तो ध्यान रखना जो केंद्रिका है वो राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करेगी। ये राइबोसोमल आरएनए केंद्रक से कोशिका द्रव्य में जाएगा। केंद्रक यानी केंद्रिका कहाँ है? केंद्रक के अंदर है। ये कोशिका, इसका ये केंद्रक, यहाँ पर क्या है? केंद्रिका है। और केंद्रिका ने क्या बनाया? rRNA। अब ये rRNA जाएगा कोशिका द्रव्य में और यहाँ पर क्या बनाएगा? राइबोसोम। और राइबोसोम फिर क्या बनाएगा? प्रोटीन। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना पॉइंट कि जो केंद्रिका है वो केंद्रक में पाई जाती है, इसके द्वारा rRNA का निर्माण किया जाता है और rRNA राइबोसोम बनाएगा। राइबोसोम से क्या बनेगी? प्रोटीन। यानी इनडायरेक्टली रूप से प्रोटीन किससे संबंधित है?
केंद्रिका से क्वेश्चन आता है कि जिन कोशिकाओं को प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होगी उनमें ज्यादा संख्या में क्या होंगे। पहला ऑप्शन होता है राइबोसोम, लेकिन ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा, केंद्रिका। अगर केंद्रिका ही ज्यादा नहीं होगी तो राइबोसोम कहां से आएंगे। तो जिन कोशिकाओं को प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है उनमें केंद्रिका संख्या में भी ज्यादा होगी और आकार में भी बड़ी होगी। ठीक है, तो ये आपके स्टूडेंट्स थे कोशिका के अंगक जो हमने अब पढ़े, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जिका, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रवी जालिका, जो लवक, केंद्रिका और गुणसूत्र, ये कोशिका के अन्य अंग थे। फिर हमने कोशिका के मुख्य भाग पढ़े थे, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और केंद्रक। केंद्रक के आधार पर हमने कोशिकाओं को दो भागों में बांटा था, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब एक पॉइंट मैं लास्ट में आपको बताती हूँ, कोशिका विभाजन। आपको पता होगा कि जो कोशिकाएं होती है वो संख्या बढ़ाने के लिए विभाजित होती है, टूटती है, और या तो वो 2 कोशिका बनाएगी या 4 कोशिका बनाएगी। इस जो ये विधि होती है जिसमें कोशिका अपनी संख्या बढ़ाने के लिए भागों में बंट जाती है, उसको क्या बोलेंगे, कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन। यानी कोशिका अपनी संख्या बढ़ाने के लिए जब टूट जाती है, नई कोशिकाएं बनाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, कोशिका विभाजन। यह 2 प्रकार का होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब देखो समसूत्री विभाजन में क्या होगा, एक है समसूत्री और एक है अर्धसूत्री। समसूत्री में क्या होगा कि इसमें एक कोशिका 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, और यहां पर जितने गुणसूत्र, मान लो यहां पर 46 गुणसूत्र थे, तो इनमें भी गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 46। नाम आया ना समसूत्री, यानी ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के और संतति कोशिका में समान रही। यानी ये जो पहले की कोशिका है ना, जो नई कोशिका बना रही है, उसको बोलेंगे मात्र कोशिका, और जो नई कोशिका बनी है इनको बोलेंगे संतति कोशिका। यानी ये माता है और ये संतान है। तो ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिकाओं में मात्र कोशिका के समान बनी रहे, उसको क्या बोलेंगे, समसूत्री। ये नाम आया ना, ये गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर ही नाम दिया गया है कि जब गुणसूत्रों की संख्या नहीं बनने वाली कोशिकाओं में समान ही रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, समसूत्री विभाजन। इसका उल्टा होता है अर्धसूत्री में, क्या होगा, एक कोशिका वो 4 कोशिकाएं बना लेगी अर्धसूत्री में, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। यहाँ पर 46 है तो इन सब में 23 हो जाएगी, यानी गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई है, इसी के कारण इसको कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। तो 2 अंतर आ गए, समसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिका बनती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिकाओं में मात्र कोशिका के समान बनी रहती है, लेकिन इसमें संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी रह जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे शरीर में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक होती है लैंगिक कोशिका और एक होती है कायिक कोशिका। लैंगिक कोशिका का मतलब है कि जो हमारे लैंगिक अंग होते हैं, जैसे नर के अंदर वृषण और मादा में अंडाशय, उनके अंदर की कोशिका जब युग्मक बनाएगी ना, जैसे अंडाणु और शुक्राणु बन रहे हैं, तब कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री। यानी शरीर की लैंगिक कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। या आप ऐसे कह सकते हो कि जब युग्मकों का निर्माण होता है तो कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। इसके अलावा हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं वो क्या कहलाएगी, कायिक कोशिकाएं, और उनमें कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री। अब देखिए किसी पुरुष के अंदर शुक्राणु बन रहे हैं तो कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री। लेकिन उसे पुरुष के कहीं स्थान पर चोट लगी और वहां पर घाव भर रहा है, तो घाव भर रहा है मतलब युग्मक नहीं बन रहे हैं ना, वो लैंगिक कोशिकाएं हैं, तो उस टाइम कोशिका कौन सी होगी, कायिक कोशिका, और विभाजन कौन सा होगा, समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो समसूत्री विभाजन है कायिक कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक कोशिकाओं में होता है। शरीर में युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अगर कहीं घाव भर रहा है या शरीर का विकास हो रहा है, यानी शरीर में नई कोशिका बन रही है, तो कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री। टेबल से बताती हूं मैं आपको। देखिए समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में और ये लैंगिक कोशिकाओं में 2 नई कोशिका बनेगी, 4 कोशिका बनेगी, गुणसूत्रों की संख्या समान, गुणसूत्रों की संख्या आधी।
और ये पॉइंट, शरीर में नई कोशिका का निर्माण इसी विभाजन से होता है। यानी अगर कोशिका की कमी है, नहीं बन रही है तो समसूत्री विभाजन, या आपके कहीं चोट लगी है, घाव भर रहा है तो भी कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके ये था कोशिका वाला चैप्टर। अगर आपके कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा और इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ के पढ़िएगा, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।